दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका रूसी तेल को लेकर आमने सामने हैं। तो आखिर इस हाई प्रोफाइल राजनयिक टकराव के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान। ये एक लाइन भारत की पूरी विदेश नीति का निचोड़ है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता। और यहीं पर आकर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि भारत ने उनकी बात मान ली है, और दूसरी तरफ भारत का कहना है कि उनकी तेल कंपनियां वही करेंगी जो देश के हित में होगा। बयानों का यही फर्क है जिसने इस राजनीतिक तनाव को जन्म दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी टकराव की तह तक चलते हैं। आखिर ये शुरू कैसे हुआ और बात इतनी आगे बढ़ी कैसे? मतलब ये कोई हवा में की गई बातें नहीं थीं। ये सब कुछ म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हो रहा था, और वो भी तब जब भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। इससे ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। तो अगला सवाल ये है कि भारत आखिर अमेरिका के खिलाफ जाकर ये स्टैंड ले ही क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है भारत की अपनी ऊर्जा ज़रूरतों में, जो बहुत बड़ी हैं और लगातार बढ़ रही हैं। ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 87%। भारत अपने इस्तेमाल का 87% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि भारत विदेशी तेल पर कितना ज़्यादा निर्भर है। और अगर हम इसे दुनिया के नक्शे पर देखें तो भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनुमान ये है कि 2035 तक दुनिया में तेल की मांग सबसे ज्यादा भारत में ही बढ़ेगी। तो जाहिर है देश के लिए सस्ता और भरोसेमंद तेल हासिल करना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। अब ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। 2022 के बाद से भारत ने किससे तेल खरीदा है, इसमें एक जबरदस्त बदलाव आया है। कुछ ही वक्त में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। देखिए कैसे उसकी हिस्सेदारी 35% के भी पार चली गई। भारत के इस कदम को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है रणनीतिक स्वायत्तता। यही वो सिद्धांत है जिसके आधार पर भारत आज दुनिया में अपने फैसले ले रहा है। तो ये रणनीतिक स्वायत्तता है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेना। किसी एक सुपर पावर के कैंप में शामिल होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना और उसी के हिसाब से काम करना। इससे आप भारत की जो पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति थी, उसका एक नया मॉडर्न अवतार समझ सकते हैं। एक तरह से गुटनिरपेक्षता 2.0। आज की दुनिया में जहां कई पावर सेंटर्स हैं, भारत सबके साथ व्यापार करना चाहता है, लेकिन किसी एक गुट में बंधना नहीं चाहता। और इसी वजह से भारत जैसे देश आज सैंक्शंस स्विंग स्टेट्स बन गए हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इनकी भूमिका बहुत अहम हो गई है। इनके फैसले ये तय कर सकते हैं कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध कामयाब होंगे या नहीं। लेकिन भारत की इस आज़ाद विदेश नीति पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया थी? जाहिर है वॉशिंगटन इससे खुश नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि अमेरिका ने इस पर क्या कदम उठाए। और ये नाराजगी सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं थी। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान देखिए, ये काफी तीखा बयान था, जो दिखाता है कि अमेरिका इस मुद्दे को सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक नैतिक मुद्दे की तरह देख रहा था। तो अमेरिका ने सिर्फ बयान ही नहीं दिए बल्कि एक्शन भी लिया। देखिए कैसे ये पूरा दबाव बनाया गया। पहले अगस्त 2025 में भारतीय सामान पर 25% का भारी टैरिफ लगाया गया। फिर नवंबर में रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर सीधे प्रतिबंध लगा दिए, और आखिर में बातचीत के जरिए फरवरी 2026 में एक नई ट्रेड डील पर सहमति बनी। ये दबाव और मोलभाव दोनों की रणनीति थी। तो ये सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच का मामला नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें एक नई बनती हुई विश्व व्यवस्था की तस्वीर दिखा रहा है। ये चार्ट बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े देशों की ये कूटनीतिक चालें आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। जब भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलता है तो देश में पेट्रोल डीजल से लेकर बाकी चीज़ों तक महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलती है। इसलिए सस्ता तेल भारत के लिए सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक आर्थिक ज़रूरत भी है। और बात सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने की नहीं है, भारत यहाँ एक और बड़ा खेल खेल रहा है। वो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे अपनी रिफाइनरियों में साफ करके फिर दूसरे देशों को बेच रहा है।
इस तरह भारत खुद को दुनिया के एक बड़े एनर्जी हब के तौर पर स्थापित कर रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या रणनीतिक स्वायत्ता जैसी नीतियां लंबे समय तक चल पाएंगी, या फिर बढ़ते दबाव के चलते भारत जैसी ताकतों को आखिर में कोई एक साइड चुननी ही पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।